ट्रिकी कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं, यानी कि विज्ञान पढ़ने वाले हैं। विज्ञान 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इसलिए पढ़ेंगे हम क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है एग्ज़ाम में तो वो जीव विज्ञान से ही आता है, इसीलिए हम जीव विज्ञान में सबसे पहले पढ़ेंगे। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा विषय जो है उसका शब्द किस भाषा से लिया गया है। जैसे कि हिंदी भाषा का शब्द लिया गया था फारसी से, वैसे ही बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। अब बायोलॉजी में इसका अर्थ होता क्या है? तो बायोलॉजी जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, या ऐसा बोल सकते हैं लिविंग मतलब कि सजीव और स्टडी यानी कि अध्ययन करना। इस प्रकार से जीव विज्ञान की परिभाषा होगी: विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है जीव विज्ञान। अब आप सोचेंगे कि सजीव क्या होते हैं? तो सजीव वे होते हैं जिनमें क्या क्या हो, जिनमें कुछ चीज़ें हों, जैसे कि जिनमें श्वसन हो, जिनमें पोषण हो, जिनकी वृद्धि हो, जिनमें पाचन हो और जिनमें उत्सर्जन हो और जिनका अवशोषण हो। ये सारी क्रियाएं जिनके अंतर्गत होती है वे सभी क्या कहलाते हैं? वे सभी कहलाते हैं सजीव। वे चाहे मनुष्य हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं या पादप भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से हम श्वसन करते हैं वैसे ही पादप भी श्वसन करते हैं, जानवर भी श्वसन करते हैं। जैसे हमारा पोषण होता है वैसे ही पादपों का भी पोषण होता है और वैसे ही उनकी वृद्धि भी होती है, वैसे ही उनका पाचन होता है, उनका उत्सर्जन होता है। हमारा उत्सर्जन मल के रूप में होता है, पादपों में उत्सर्जन ऑक्सीजन के रूप में होता है, उन्हीं का अवशोषण भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम भी सजीव में आते हैं और पादप भी सजीव में ही आते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करें? सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को कहा जाता है जीव विज्ञान। अब बात आती है कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया या शब्द किसने दिया? तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया गया जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया गया किसके द्वारा? लेमार्क एंड ट्रेवेनियस के द्वारा। लेमार्क एंड ट्रेवेनियस, इन्होंने ही सबसे पहले जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द दिया था। उसके बाद इसकी शाखाओं की बात आती है कि जीव विज्ञान में कितनी शाखाएं होती है। तो वैसे तो जीव विज्ञान में मोर देन 60 यानी कि 60 से ज़्यादा शाखाएं होती है, लेकिन इसमें कुछ मुख्य शाखाएं हैं जिनके बारे में हम अक्सर अध्ययन करते रहते हैं और जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? तो वो मुख्य शाखाएं हैं 3। पहली है जूलॉजी, दूसरी है बॉटनी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी को कहा जाता है जंतु विज्ञान, बॉटनी को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी को कहा जाता है सूक्ष्म जीवी विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान।
जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ये जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं होती है जिनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो जंतु विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं जंतुओं का। टू स्टडी ऑफ एनिमल्स। वनस्पति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम करते हैं पादपों का अध्ययन। टू स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसके बाद जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो हम इसमें करते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। टू स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। इस प्रकार से ये 3 शाखाएं हैं जिनके अंदर हम अलग अलग जीवों का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि इनके जनक कौन है, जनक या इनके फादर कौन है। तो सबसे पहले जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जनक के बारे में हम बात करें, जनक या फादर की बात करें जीव विज्ञान की, तो ये कौन है, ये है अरस्तु, एरिस्टोटल कहा जाता है इनको इंग्लिश में, और हिंदी में इनको कहा जाता है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। ऐसे ही जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो इनके भी जनक या फादर हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रास्टिस। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं ल्यूवेनहॉक। क्यों कहा जाता है इन्हें जनक, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जो अरस्तु है, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम क्या था, द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया या एनिमेलम, ये पुस्तक लिखी थी। इन्होंने इस पुस्तक में कई सारे जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था, कई सारे जंतुओं के बारे में बताया था कि उनमें पोषण कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, उनका उत्सर्जन कैसे होता है, वो श्वसन किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में बताया था। इसीलिए इनको कहा जाता है जनक, अरस्तु को। 500 से ज़्यादा, और साथ में इन्होंने 500 से ज़्यादा 500 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम भी दिए थे। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलम या एनिमेलिया, और इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया था, तो इसमें उन्होंने बताया था 500 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम, और साथ में सारे के सारे जंतुओं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी थी कि उनमें श्वसन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, उनका पाचन कैसे होता है, उनका पोषण कैसे होता है। ये सारी जानकारी अरस्तु ने अपनी इस पुस्तक में दी थी, इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद बात आती है थियोफ्रास्टिस की। थियोफ्रास्टिस ने क्या किया था, तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, तो इस पुस्तक में इन्होंने 500 वनस्पति के वैज्ञानिक नाम दिए थे। इसके बाद बात आती है ल्यूवेनहॉक की। तो ल्यूवेनहॉक जो है, इनको कहा जाता है जीवित कोशिका के जनक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक जी ने
जीवित कोशिका की खोज की थी, इसीलिए इनको कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। तो ये तीनों की तीनों शाखाएं हो गई जीव विज्ञान की, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी को कहा जाता है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और इसके जनक कहा जाता है अरस्तु को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलियम या एनिमेलिया, जिसमें इन्होंने 500 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए। इसके बाद बात आती है वनस्पति विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करते हैं और इसके जनक कहा जाता है थियोफ्रास्टिस को। थियोफ्रास्टिस ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम और इसमें इन्होंने 500 वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। इसी प्रकार सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं और इसके जनक है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक को जीवित कोशिकाओं की खोजकर्ता कहा जाता है, इसीलिए ये सारे जनक हो गए और इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है इसमें। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसको कहा जाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जितने भी अंग हैं, मानव अंग, सारे अंग के बारे में पढ़ेंगे और एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में कितने प्रकार के अंग होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, वो क्या कार्य करते हैं, कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारे हम पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण में आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और पानी। इतनी चीज़ें आप न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। तीसरा आपका टॉपिक रहेगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे रक्त समूह और हृदय। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में आप स्पेशली पढ़ेंगे किडनी या वृक्क के बारे में। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे स्पेशली लंग्स या फेफड़ों के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, जिसमें आप पढ़ेंगे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। इसके बाद आप पढ़ेंगे ह्यूमन डिसीज, मानव रोग। कितने प्रकार के रोग होते हैं वो सारे। और इसी में आप पढ़ेंगे आई यानी कि आंखें और कान के बारे में।
नेक्स्ट आप पढ़ोगे प्लांट, उसके बाद आप पढ़ोगे एनिमल, और उसके बाद आप पढ़ोगे सेल। ये सारे के सारे टॉपिक है जो हमें कवर करना है एग्ज़ाम के लिए, तो ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। आज केवल इतना ही, ये इंट्रोडक्शन था आपका बायोलॉजी का और सिलेबस था। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, जिसके अंदर हम सारे अंगों के बारे में पढ़ेंगे, सारे एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक और छूट गया है, ह्यूमन ग्लैंड्स। 11 नंबर पे लिख लेना, ह्यूमन ग्लैंड्स यानी कि मानव ग्रंथियाँ। और मानव ग्रंथियाँ में आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कितनी प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं, ये सारे आप इसी में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, ये सारी चीज़ें आप इसी में पढ़ेंगे। और उन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन का स्त्रावण होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसी में पढ़नी है। तो ये सारा आपका पूरा सिलेबस है। जितनी भी एग्ज़ामें होती है उन सारी एग्ज़ामों में इससे बाहर कुछ नहीं आना है। जो जितना भी आपको पढ़ाया जाए केवल उतने पर आप ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए। और हाँ,